हम पर, या यूं कहें कि हमें आदत पड़ चुकी है कि जो नेताओं की जमात है उसकी तमाम सुख सुविधाएं पूरी होती रहें और आम आदमी के हाथ में कुछ ना आए, ना कुछ बचे। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। सोशल मीडिया पर कई बार ऐसे तथ्य सामने आ जाते हैं जो ये बताते हैं कि आज के दौर में नेताओं के लिए अगर कुछ अहम है तो उनके स्वहित है, और वहम है तो सिर्फ पब्लिक के खाते में। और जब पब्लिक की बात आती है तो ना ये अहम रहती है, ना इसके मुद्दों की कोई अहमियत होती है। तो आज इसी मुद्दे पर एक पुराना एक उदाहरण सामने आया सोशल मीडिया पे सर्फिंग करते हुए। उसमें एक ऐसे नेताजी का जिक्र आया जिन्हें हमें इस पीढ़ी के लोगों को गर्व महसूस होता है कि एक दौर में हमारे ऐसे भी नेता रहे थे, और आज के जो नेता हैं हमारे, उनके साथ कंपैरिजन करने की ज़रूरत महसूस होने शुरू हो जाती है। तो सीधा मुद्दे की बात पर आता हूँ। दरअसल करनाल संसदीय क्षेत्र, वहाँ से सन 1962 में एक सांसद संसद में पहुंचे। नाम था स्वामी रामेश्वरानंद जी। और रामेश्वरानंद जी का जिस तरह का नाम है उसी तरह की उनकी कार्य पद्धति भी थी। और सन 1962 में जब वो संसद में पहुंचे और सांसद रहे तो पूरे कार्यकाल के दौरान उन्होंने कोई सांसद कोटे का फ्लैट तक नहीं लिया, कोई खाना नहीं खाया जो सरकारी कैंटीन में मिलता है। वो हमेशा अपने साथ 2 बाजरे की रोटी, 1 गुड़ का टुकड़ा अपने साथ में लेके चलते थे, और वही उनका भोजन होता था जब संसद की कार्यवाही चली होती थी। और जब भोजनावकाश होता था तो स्वामी रामेश्वरानंद जी वही खाया करते थे। क्या मजाल कभी किसी और चीज़ को, जो सरकारी धन जिस पर लगा होता है, उसका वो खान पान करें। एक बार तो हालात ऐसे हो गए कि एक बहुत बड़ा जो संसद का एक कमेटी की बैठक थी, वो तत्कालीन और उस दौर में बहुत ही आला होटल माने जाने वाले अशोका होटल, जो कि दिल्ली में है, सरकारी होटल है, वहाँ पर एक और वाकया सामने आया। और इसकी गवाह थी खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी। और उस बैठक में स्वामी रामेश्वरानंद जी भी गए क्योंकि वो उस कमेटी के मेंबर थे। तो वहाँ पर बफे लगे हुए थे और रामेश्वरानंद जी ने एक बार फिर अपना झोला निकाला। झोले में से जो एक रुमाल था जिसमें 2 बाजरे की रोटी, 1 गुड़ की जो ढेली सी होती है वो, उसको लेकर वो एक तरफ जाकर कोने में बैठकर खाना शुरू हो गए। अचानक स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की नज़र उन पर पड़ती है। वो उनके पास जाती हैं और कहती हैं कि स्वामी जी, आप ये क्या कर रहे हैं? ये आतिथ्य भाव है और सरकार के प्रतिनिधि हैं आप, और सरकार के जो ये सारा भोजन है वो सरकार के द्वारा प्रायोजित है, तो इस पर आपका हक बनता है। स्वामी रामेश्वरानंद जी ने बिल्कुल हाथ जोड़े और कहा कि मैं आपके आतिथ्य भाव की कदर करता हूँ, लेकिन मेरे भी कुछ असूल हैं, मैं ये खाना ग्रहण नहीं करूँगा। खैर थोड़ी सी मान मनोबल हुई तो स्वामी रामेश्वरानंद जी ने वहाँ से एक अचार का टुकड़ा लिया और एक पानी का जो बोतल थी वो ली, और उसके तुरंत बाद वो भुगतान करने के लिए भी पहुंच गए। हालांकि बकाया और भी सांसद वहां पे रहे होंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तब श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनसे कहा कि स्वामी जी, ये आप क्या कर रहे हैं? कम से कम इतना मान सम्मान तो रख लीजिए। तब उन्होंने फिर एक बार यही कहा कि मैं वो अन्न ग्रहण नहीं करता जो सरकारी खजाने से जिसकी पेमेंट जो है वो होनी हो। खैर इसके बाद बहुत सारी चीज़ें उनके कार्यकाल के दौरान ऐसी जुड़ी हुई हैं जो सच में उस शब्द को चितार्थ करती हैं जिसके लिए संघ एक दौर में जाना जाता था। वो जब सदन में पहुंचे थे तो वो जनसंघ की टिकट पर चुनाव लड़कर करनाल से सांसद बने थे, और ये वही संघ है जो बाद में बीजेपी में कन्वर्ट हो गया। भारतीय जनसंघ हुआ करता था, भारतीय जनता पार्टी हो गई, और कितना बदलाव आ गया इन सारी तमाम चीज़ों में। और वहाँ पर जब वो दिल्ली में थे तो वो सीताराम बाजार है, वहाँ पर एक आर्य समाज मंदिर है, वहाँ पर वो वहाँ रुकते थे, वहाँ ठहरते थे और संसद तक पैदल जाते थे। किसी सरकारी वाहन का, किसी और व्यवस्था का वो लाभ नहीं लेते थे। और आज की डेट में क्या हो रहा है?
इसमें बीजेपी के नेता भी शामिल है और कांग्रेस के नेता भी शामिल है। अगर हम हिमाचल की ही बात करें तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर सरकारी खर्चे से आम आदमी के पैसे का जो ये कह सकते हैं कि शरेआम कत्ल हो रहा है, तो गलत नहीं होगा। क्योंकि हमारे नेताओं में चाहे जितना मर्जी एक दूसरे के प्रति वैचारिक ये कहें कि विरोध हो, लेकिन जब अपने हितों की बात आ जाती है तो ये तमाम नेता एक हो जाते हैं। हालिया किस्से की बात करें तो इन हमारे माननीयों ने अपने वेतनों में बढ़ोतरी करी थी, जो भत्ते थे उनमें बढ़ोतरी दर्ज की थी, और तब तमाम लोग बीजेपी कांग्रेस जो अभी एक दूसरे को कोस रहे हैं ना कि प्रदेश का जो खजाना है वो खाली हो गया है, तो तब क्या इन कांग्रेसियों को, इन बीजेपी के लोगों को ये याद नहीं आई कि इस जो अपने वेतन भत्ते बढ़ा रहे हैं इसका असर उस खजाने पर नहीं पड़ेगा? लेकिन नहीं, बात वही आ गई। अगर स्वामी रामेश्वरानंद जी पैदल आया जाया करते थे, कोई फ्लैट नहीं लिया करते थे, तो इसके भी उदाहरण हमारे ही प्रदेश में है, चाहे सत्ता कार्यकाल बीजेपी का रहा हो या कांग्रेस का रहा हो। आज भी जब भी सत्ता परिवर्तन होता है तो मंत्रियों के कमरों की पूरी जो डेकोरेशन है वो चेंज हो जाती है, जो कलर स्कीम है वो चेंज हो जाती है। यहाँ तक कि वहाँ पर जो एक्वेरियम्स रखे होते हैं मछलियों वाले, उसमें भी अपनी पसंद की मछलियां डाली जाती हैं। और मछली की तरह तड़फता कौन है? आम आदमी। अगर मौजूदा सरकार की ही बात करें तो यहाँ पर तो ये शोर भी कुछ महीने पहले मचा था कि 2 मंत्रियों के लिए आला जो दफ्तर हैं वो बने, नए जो परिसर है वहाँ पे सेक्रेटरीट, वहाँ पर, और करोड़ों रुपया वहां पर खर्च हुआ। अब सवाल उठता है कि इतनी लाव लश्कर की, इतनी शान और शौकत की आखिर जरूरत किसको है? क्या ये तमाम चीजें नेताओं के लिए ही बनी है? इसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के तमाम नेता शामिल रहते हैं, लेकिन ऐसा कोई नेता नजर नहीं आता जो स्वामी रामेश्वरानंद की तरह काम करता हुआ नजर आए। ये लोग काम करते हैं। वहां पर मैंने जिस तरह से पहले जिक्र कर रहा था कि उन्होंने कभी किसी सरकारी वाहन का इस्तेमाल नहीं किया, किसी भी सरकारी सुविधा का उपभोग नहीं किया। आज चाहे वही बात आ गई, सरकार जिस मर्जी की हो, नेता जो मर्जी हो, पायलट आगे घूमती हुई चाहिए। मंत्री जी जा रहे हैं, कोई और जा रहा है तो प्रोटोकॉल के मुताबिक उन्हें अपने से आगे जो हुटर बजाती हुई गाड़ियां हैं वो चाहिए, और साथ में एक गाड़ी में खुद बैठे होंगे और एक गाड़ी में उनका स्टाफ होगा, लेकिन बावजूद इसके पीछे अफसरों की गाड़ियां, दर्जनों गाड़ियां जो पीछे भागती है। तो क्या ये सदा के लिए है? कि बीजेपी और कांग्रेस के लोगों से सवाल रहेगा, अगर कभी कुछ सबक सीखना हो तो ऐसे पुराने नेताओं से सीखिए जो हमारे ही पड़ोसी राज्य हरियाणा से संबंधित थे। अब एक और किस्सा सुनिए स्वामी रामेश्वरानंद जी से जुड़ा हुआ। स्वामी जी जब भी सदन में किसी मुद्दे पर बोलते थे तो किसी भी वेद मंत्र का उच्चारण पहले करते थे और उस वेद मंत्र वो पढ़ते थे जिसमें जो जिस मुद्दे पर उन्होंने बात करनी है उससे जुड़ा हुआ हो। और ये भी आराम से सदन की कार्रवाई, पुरानी कार्रवाई में देखा जा सकता है कि उन्होंने जब भी अपना पक्ष सदन के भीतर रखा तो उसका आगाज वेद मंत्र से किया था। और आज की डेट में क्या होता है, सदन के भीतर हल्ला पड़ता है कि ये उस व्यक्ति ने ऐसी असंसदीय भाषा का प्रयोग कर दिया या किसी के खिलाफ बोल दिया, इन शब्दों को कार्यवाही से हटाया जाए। हद है। लेकिन उन मुद्दों पर भी कभी जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर बात नहीं होती है। नेताओं से जो खुद के साथ जुड़े हुए मुद्दे होते हैं उन पर ये तमाम चीजें लागू होती हैं। कब मिलेगा ऐसा इतिहास? ऐसा इतिहास तो रामेश्वरानंद जी रच गए, लेकिन क्या ये मौजूदा कांग्रेस के नेताओं को तो एक तरफ रखिए, जो जनसंघ के नेता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी, जो जनसंघ का आगे का एक नई पीढ़ी मानी जा सकती है, उनके नेताओं ने कोई ऐसा इतिहास रचा? संघ की बात आती है तो संघ के खाते में आज भी इज्जत जाती है, बीजेपी नेताओं के खाते से तो इज्जत जाती हुई नजर आती है। कई मसले अक्सर ऐसे हो जाते हैं। स्वामी रामेश्वरानंद जी एक सीताराम बाजार के जो एक मंदिर था आर्य समाज का, वहां पर रहते थे, और आज की डेट में हिमाचल का संदर्भ भी यहाँ पर जरूरी हो जाता है। हमारे नेता जाते हैं बाहर, हिमाचल भवन सदन में अगर कमरा ना मिले तो फिर इन्हें अलाउड है कि ये किसी भी अन्य होटल में ठहर सकते हैं और उसकी पेमेंट इन्हें हो जाएगी। यानी अब जनता की भूख बढ़ती जा रही है। अगर इन सुविधाओं के तराजू में देखा जाए तो जनता के लिए कुछ नहीं है और नेताओं के लिए।
हर चीज यहाँ पर खुलती हुई नजर आ रही है। और गुनाहगार हम लोग भी हैं, हम नेताओं की पहचान नहीं करते। हमने कभी ये नहीं पूछा कि हम लोगों के विकास के लिए क्या हुआ, हम लोगों के लिए जो आप लोग सत्ता में बैठते हो, आप लोगों ने हमें सिवाय सताने के किया क्या है। लेकिन नहीं, बात वही आ जाएगी कि हमें बीजेपी कांग्रेस करनी है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नेताओं की तरह करने हैं। कार्यकर्ताओं की जमात चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, एक दूसरे के लिए ढाल तो क्या बनना वार करते हैं, और जनता के लिए एक भी व्यक्ति ढाल बनता हुआ नजर नहीं आता है, चाहे वो नेता है या फिर कार्यकर्ता। आज के नेताओं ने अगर आम आदमी के साथ संवाद करना है ना, तो उन्हें एसी कमरे चाहिए, और बाहर कड़कती धूप हो या फिर कड़कड़ाती ठंड, ये लोग शामियानों का इंतजाम करते हैं, वहां पर चले जाते हैं, वहां पर बैठते हैं। अदरवाइज जब ये सत्ता में हो या फिर विपक्ष में भी हो, लेकिन सरकार का हिस्सा हो, तो ये लोग आला सुविधाएं अपने लिए ढूंढते हैं। लेकिन स्वामी रामेश्वरानंद जी का ये इतिहास रहा है कि जब वो दिल्ली में थे, तो जिन भी लोगों ने उनसे मिलना हुआ करता था, तो वो आर्य समाज मंदिर में जाकर उनसे मिला करते थे। यानी ये दिलों का मिलन था। अब बिलों का जो मिलन है ना, वो होता है हर कार्यक्रम के बिल बनते हैं, और सरकारी खातों से उनकी जो क्लियरेंस है वो होती है, भले ही आम आदमी के सपनों की क्लियरेंस हो या ना हो। आज बीजेपी के सामने भी एक सवाल रहेगा। स्वामी रामेश्वरानंद जी दो आंदोलनों की वजह से बहुत चर्चित रहे थे। एक था गो हत्या से जुड़ा हुआ, और दूसरा था हिंदी रक्षा समिति। और इन दोनों मुद्दों पर उनकी ऐसी पहचान थी कि बड़े बड़े नेता भी उनके साथ के लिए तरसते थे। राम मनोहर लोहिया, इनका नाम आपने सुना होगा, बहुत कद्दावर नेता हिंदुस्तान के रहे हैं, और उसी दौर में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी सांसद थे। तो जब उन्होंने स्वामी रामेश्वरानंद की भूमिका देखी, तो उन्होंने एक बार जिक्र किया था कि काश ये लोग मेरे साथ होते, मेरी समाजवादी पार्टी में होते, तो हम देश की जो आर्थिक व्यवस्था है उसको बदलने में एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकते थे। लेकिन स्वामी रामेश्वरानंद जी ने कहा था कि मैं निष्ठाओं के साथ बंधा हुआ हूं, मैं जो मुद्दा चाहे किसी का भी सही हो उसके साथ खड़ा होऊंगा, लेकिन मैं पार्टी नहीं बदलूंगा। और अब क्या हो रहा है? अब सवाल बीजेपी पर ही आता है कि आपके पुराने लोग किस तरह का एक रसूख रखा करते थे, कांग्रेसियों की तो बात ही क्या करनी। और हिमाचल का संदर्भ ले लें तो राज्यसभा की सीट, लोकसभा की सीट, विधानसभा की सीट, कितने दल बदल हो गए। है कहां पर पॉलिटिकल करेक्टर अगर उस चीज को देखा जाए, और उस पॉलिटिकल करेक्टर को हरी झंडी कौन देता है, उसको स्वीकार कौन करता है? हम और आप लोग। कभी तलाशे ऐसे लोग, गिनिएगा हिमाचल में शायद इन 4-5 उंगलियों पर ही वो लोग खत्म हो जाएंगे जिनको इस श्रेणी में रखा जा सकता है, या फिर ये कहें कि 1-2 पर ही कहानी निपट जाएगी। आज भी लोग डॉक्टर वाईएस परमार को याद करते हैं कि जब वो मुख्यमंत्री पद से हटे थे तो वो क्या लेकर और किस वाहन में अपने घर सिरमौर के लिए गए थे। और आज पूर्व मुख्यमंत्री तो छोड़िए, एक विधायक भी अगर हटता है तो किस तरह से शिमला से वापसी करता होगा, या फिर उसके पास कितने संसाधन होते होंगे, ये भी तय कीजिएगा। और चलते चलते ये भी बात याद कीजिएगा कि आप लोग जब अगर ये कहें कि रिटायर होते हैं तो उसके बाद आप लोगों के पास क्या होता है। चरित्र नेताओं के पास गिरवी, नेताओं के जो एक सियासी चरित्र होता है या जो एक समाज के प्रति चरित्र होना चाहिए, उसका क्या कभी सोचा? ना, हम नहीं सोचेंगे, क्योंकि हमें आदत है। और अब भगवान के लिए अगर थोड़ी सी भी ये होगी, अपने अंदर असूलों की बात होगी, स्वामी रामेश्वरानंद जैसे कुछ एक कहें कि जीवित होगा अपने अंदर, तो जरूर सोचिएगा कि आखिर हम लोग खुद गुनाहगार हैं या फिर नेता हमारे गुनाहगार हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, नेता क्या कहकर सियासत में एंट्री करते हैं और उनको कौन एंट्री करवाता है? हम और आप लोग एंट्री करवाते हैं। और नेता ये कहते हैं कि हम समाज सेवा के लिए जा रहे हैं। कभी समाज के लोगों, आपने सोचा कि आपकी कितनी सेवा हो रही है, या कितने दंडवत हो रहे हैं आपके आगे, या आप इन लोगों के आगे दंडवत हो रहे हैं? हमारा इतिहास एक बहुत बड़ा गौरवपूर्ण रहा है, और हमारा वर्तमान क्या है, जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।